Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the UPSC revision series। ये रिवीजन सीरीज का वीडियो नंबर 53 है। इकोनॉमी का ये वीडियो नंबर 6 या 7 होगा, आप देख लीजिएगा कौन सा वीडियो, आई थिंक 6 है ये। इसके पहले आपको मैंने अभी जो वीडियो डाला है हाल फिलहाल में वो आपको देखना, आपने देखा होगा कि उसमें वर्ड में मैं पढ़ा रहा हूँ एंड दैट आई हैव सेट दैट वीडियो नंबर 23, बट वो 23 नहीं है क्योंकि पहले एक्चुअली मैंने सोचा था कि आप लोग के लिए इकोनॉमी पहले लाऊंगा, बट उस समय क्या हुआ तो दीज वीडियोज वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ माई फोन गॉट क्रैश्ड एंड सारे वीडियोज उसमें 6 से 7 वीडियोज मैंने अच्छे बनाए थे स्टैटिक के, वो उसमें खत्म हो गए थे। बट ये एक वीडियो था जिसमें इन्फ्लेशन की बात मैंने की है, काफ़ी अच्छे से इन्फ्लेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन के ऊपर, तो उनमें से मैंने टॉपिक्स आपको इस वीडियो में क्लियर किया है। कुछ अलग से भी करंट के टॉपिक्स थे जो कि इसमें कंप्लीटेड थे, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आगे से, सर्वे जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से। तो सिंस मैंने आपको बता दिया है कि क्या बेसिक चीज़ें हैं इन्फ्लेशन की एंड इसकी, तो अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मॉनेटरी मैनेजमेंट। तो आरबीआई की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ कहलाती हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, वो फिस्कल पॉलिसीज़ या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कहलाती हैं, ठीक है ना। बात करें अगर हम कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी रहीं पूरे 2019 और 20 के दौरान, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो थी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ दे वर अकोमोडेटिव, मॉनेटरी पॉलिसीज़ वर अकोमोडेटिव। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको इन्फ्लेशन में बताया था, जब इन्फ्लेशन को टारगेट करती है आरबीआई तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है। व्हाट इंक्रीजेस? इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, एंड व्हेन आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द ग्रोथ देन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। So these accommodative policies are basically the growth policies. Whenever RBI tries to increase the growth, they decrease the interest rate, and that decrease in interest rate comes under what policies? That comes under the accommodative policies. That comes under the accommodative policies. तो ये आपको याद रखना है कि ये जो पॉलिसीज होती हैं यही accommodative policies कहलाती हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करें, अगर रेपो रेट जो था यही अकाउंटेटिव पॉलिसीज थी, इसका मतलब कि रेपो रेट क्या हुआ होगा, जो पॉलिसी रेट भी, सॉरी आई रोट रेपो रेप, है ना, सो दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। रेपो रेट, सो रेपो रेट जो था वो डिक्रीज हुआ, दैट डिक्रीज सिंस ग्रोथ की पॉलिसीज थी, तो रेपो रेट डिक्रीज हुआ। अब आप सबको पता है इस बार अब जो काम है वो पूरा एमपीसी के थ्रू होता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि कितने मेंबर होते हैं, आरबीआई की तरफ से कितने मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितने मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ वालों के जो टेन्योर रहता है वो कितना रहता है, इसको लीड कौन करता है, कौन हेड करता है, सारी चीजें आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आप बता सको तो, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखें अगर, तो जो ग्रॉस एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस या एसेट्स जो थे, दे रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या है? जो आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में आती हैं, सेकेंड शेड्यूल में जो आरबीआई एक्ट के आती हैं, आरबीआई एक्ट 1934 का है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर जो शेड्यूल 2 में आने वाले बैंक है जिनके नाम लिखे हैं वो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। वो लगभग 9.3% रहा, आपका ग्रॉस एनपीए जो रहा वो लगभग 9.3% रहा, ठीक है ना। लेकिन जो एनपीए था वो आपका एनबीएफसीज के लिए बढ़ा, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, इसको रखना। या तो 6.1% से बढ़ करके 6.3% चला गया, ठीक है ना, ये लिखा है मैंने ऐसे बढ़ करके, ठीक है ना, ऐसा होगा, ठीक है। क्रेडिट ग्रोथ की अगर हम बात करें, बैंकिंग में क्रेडिट ग्रोथ की बात होती है, लास्ट में भी आपको मैंने मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन क्रेडिट ग्रोथ के बारे में बताया था। द फाइनेंशियल फ्लोज टू द इकोनॉमी रिमेन्ड कंस्ट्रेन्ड एज क्रेडिट ग्रोथ डिक्लाइंड बोथ फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज। याद रखिएगा, क्रेडिट ग्रोथ इन द लास्ट ईयर डिक्लाइंड फॉर बोथ
बैंक्स एंड एनबीएफसीज, बैंक्स के लिए भी डिक्रीज हुआ और एनबीएफसीज के लिए भी डिक्रीज हुआ क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो देखें, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो फॉर द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लिए, तो वो 14.3% से बढ़ करके 15.1% हो गया। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बढ़ा, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ जो थी यानी कि कैपिटल ग्रोथ जो थी वो डिक्रीज हुई। अगर हम देखें कि एनपीए की प्रॉब्लम, तो एनबीएफसीज में एनपीए बढ़ा, बैंक्स के लगभग कांस्टेंट रहा 9.3% पे। बाकी मैंने मॉनेटरी पॉलिसी आपको बताया कि अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसीज रही, मतलब कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज थी कैसी थी, वो ग्रोथ को बढ़ाने वाली थी, यानी कि रेपो रेट और ये सारी चीजें डिक्रीज हुई उसमें, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, यह समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे अगर मूव करें, प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन, अगला जो चैप्टर है वो है प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन। यहां पे अगर बात करें तो इन्फ्लेशन में मॉडरेशन देखने को मिला है सिंस 2014। इन्फ्लेशन हैज सीन, मतलब मॉडरेट इन्फ्लेशन रहा है, मॉडरेशन सिंस, ये अगर ट्रेंड टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है कि ट्रेंड क्या रहा है इन्फ्लेशन का, तो मॉडरेट रहा है, ठीक है ना। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इट इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.7% टू 4.7%, 4.1%, सॉरी। सीपीआई इन्फ्लेशन इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 3.7% से बढ़कर, यानी कि इंक्रीज होकर कितना हो गया, 4.1% हो गया, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो था दैट डिक्रीज फ्रॉम 4.7% टू 1.5%, ठीक है ना। अगर हम पूछे कि व्हाट वाज द मेन ड्राइवर ऑफ सीपीआई combined inflation, what was the main driver of CPI combined inflation? अगर आपसे कोई पूछे कि what was the main driver of CPI combined inflation, so during 2018-19 it was miscellaneous group, and during जो अभी लास्ट ईयर था 2019-20 the main driver for CPI inflation was food and beverages. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड का इन्फ्लेशन जो बढ़ा उसका मेन रीजन था फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप, ठीक है ना। अब एक फिनोमिना बताता हूं, कॉब वेब फिनोमिना, बहुत अच्छी चीज है। व्हाट इज दिस कॉब वेब फिनोमिना? सो कॉब वेब फिनोमिना बेसिकली आपका एग्रीकल्चर फील्ड में काफी नाम इसका आता है, स्पेशली फॉर पल्सेस। कॉबवेब में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज स्कार्सिटी, इफ देयर इज स्कार्सिटी ऑफ पल्सेस, अगर पल्सेस कम हुई है मान लो एक सीजन में, तो उनके प्राइस बढ़ेंगे, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन दैट कि फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स विल सी कि लास्ट सीजन प्राइजेस ऑफ पल्सेस वर मोर, उनको ये लगेगा कि लास्ट सीजन प्राइजेस ऑफ पल्सेस ज्यादा थी, तो वो क्या करेंगे, दे विल ग्रो मोर एंड मोर पल्सेस, दे विल ग्रो मोर पल्सेस। अब क्या होगा, इस बार बम्पर हार्वेस्ट होगा। नाउ दिस टाइम देयर विल बी बम्पर हार्वेस्ट ऑफ पल्सेस,
देयरफॉर द प्राइसेस ऑफ पल्सेस विल डिक्रीज एंड फार्मर्स परेशान हो जाएंगे. सो दैट इज नोन एज द कॉबवेब फिनोमिना, कि जब आप हिस्टोरिकल प्राइसेस देखते हो, यू सी द हिस्टोरिकल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी एंड देन यू ट्राई टू ग्रो दैट कमोडिटी इन ऑर्डर टू गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम दैट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट सब वही प्रोड्यूस करते हैं एंड उससे हो ये जाता है कि किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता, उस प्राइस उस कमोडिटी के प्राइस ऑलरेडी डिक्रीज हो जाते हैं. तो ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है कॉबवेब फिनोमिना. ठीक है ना, कॉबवेब फिनोमिना याद रखिएगा. अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि एमएसपी मैंने इतनी बार पढ़ाया हुआ है, एमएसपी किन किन आइटम्स में मिलती है, किन किन आइटम्स में मिलती है, लिख के मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में एमएसपी कहाँ कहाँ मिलती है. आपको हिंट दे देता हूँ, गूगल कर लेना एमएसपी विकासपीडिया, बस एक बार इतना गूगल कर लेना, एमएसपी विकासपीडिया, गूगल इट आउट, है ना. एक बार यह आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ एक्टिविटी, गूगल इट आउट एंड आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. ठीक है ना, आप लोग इसको याद रखेगा, यू विल सी कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, है ना, इसको याद रखना. सो रिमेंबर दैट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं. वी विल सी दैट. अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि वोलाटिलिटी ऑफ पल्सेस का क्या हुआ, तो वोलाटिलिटी ऑफ पल्सेस फॉर मोस्ट ऑफ द एसेंशियल फूड कमोडिटीज विद एक्सेप्शन ऑफ पल्सेस हैज एक्चुअली कम डाउन. तो वोलाटिलिटी ऑफ प्राइजेस, वोलाटिलिटी ऑफ प्राइजेस इट केम डाउन, यानी कि केम डाउन फॉर फूड आइटम्स एक्सेप्ट फॉर पल्सेस. पल्सेस में बढ़ा लेकिन बाकी के लिए कम हुआ. ठीक है ना. तो बेटर लोअर वोलाटिलिटी का मतलब क्या होता है, लोअर वोलाटिलिटी का मतलब क्या होता है, लोअर वोलाटिलिटी का मतलब है बेटर मार्केटिंग चैनल्स, बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज, इफेक्टिव एमएसपी, इफेक्टिव एमएसपी, स्टोरेज फैसिलिटीज बेटर मार्केटिंग चैनल. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. इंडिया मूविंग फॉरवर्ड इन द पाथ ऑफ एसडीजी इंप्लीमेंटेशन. इसके लिए उन्होंने एसडीजी इंडेक्स निकाला, एसडीजी इंडिया इंडेक्स. इसमें फ्रंट रनर जो स्टेट्स थे वो था हिमाचल प्रदेश, याद रखना ये, केरला, तमिलनाडु, चंडीगढ़. दीज वर द फ्रंट रनर्स. दूसरा इसमें निकाला जो एस्पिरेंट कैटेगरी में आया वो थे असम, बिहार, यूपी, एस्पिरेंट कैटेगरी में थे. ठीक है ना. तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स निकाला. तो बेसिकली इसमें बात ये की इसमें एक चीज स्टैटिक की पढ़ लेना, जैसे कि मैं जिसको नहीं पढ़ा रहा हूं अभी आपको, कि इंडिया के जैसे कि वो क्या थे, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि इंडिया के आईएनडीसी क्या थे, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपने को उनके लिए तैयार रहना है और मतलब इसको लिख के मुझे आप बता ही दो, है ना. आप मुझे लिख करके इंडिया के एसडी क्या क्या आईएनडीसीज थे वो आप मुझे एक बार लिख करके बता दो. दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर यू पीपल. ठीक है ना. तो एक बार कोशिश करो कि आप मुझे लिख करके बताओ कि इंडिया ने क्या क्या आईएनडीसीज रखे थे जो पेरिस क्लाइमेट डील के समय थे, क्या क्या उसके इंडिया के आईएनडीसीज थे. ठीक है ना. दूसरा क्वेश्चन जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हुए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप मुझे बताना लिख करके कौन कौन से. ठीक है ना. कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये याद रखना कि ये नीति आयोग का है. ठीक है ना. इट इज ऑफ नीति आयोग, ये इसमें लिखा नहीं था, बट अगर आपको याद रखना है तो नीति आयोग ने इसको निकाला था. ठीक है ना. तो ये आपने कुछ तरीके से तैयार रखनी है चीजें कि आपसे ऐसे ये अब सर्वे में भी दिया है और ये करंट में भी था, है ना. तो एसडीजी इंडेक्स जो निकाला ये 2.0 निकाला था, बेसिकली नीति आयोग ने लॉन्च किया था. तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए. ठीक है ना. ये याद रखेगा, नीति आयोग ने निकाला था. इसमें मैंने आपको बता दिया कि फ्रंट रनर जो स्टेट्स थे उसमें आपका हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु ये नाम आ गए. ठीक है ना. और जो आपके एस्पिरेंट स्टेट्स उसमें असम, बिहार, उत्तर प्रदेश ये आ गया. ठीक है ना. अब
एस्पिरेंट जो स्टेट है वो लोएस्ट कैटेगरी के स्टेट्स हैं, ये भी याद रखना कि एस्पिरेंट जो स्टेट्स हैं इसमें एक्चुअली 4 कैटेगरी है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 4 कैटेगरी है, बता देता हूँ मैं, आपको समझ नहीं आएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 4 कैटेगरी है। सबसे ऊपर है अचीवर स्टेट, जिनका 100 स्कोर है। फिर है फ्रंट रनर, इनका 65 to 99 स्कोर है। फिर है परफॉर्मर, इसका 50 से 64 है। एंड फिर है एस्पिरेंट, इसका 0 से 49। ठीक है ना। तो अभी आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हो, प्रीलिम्स दोगे तो यूपीएससी परफॉर्मर हो जाओगे, अच्छा मेंस गया तो फ्रंट रनर हो जाओगे, और फाइनली आप यूपीएससी निकाल लेंगे तो अचीवर हो जाओगे। सो दीज आर द 4 कैटेगरीज जो कि आपकी यूपीएससी से भी कोरिलेट आप कर सकते हो, और आप इसको एसडीजी इंडिया इंडेक्स में याद रख सकते हो कि अभी आप एस्पिरेंट हो, अच्छा परफॉर्म किया प्रीलिम्स में तो परफॉर्मर, मेंस में अच्छा किया तो फ्रंट रनर, एंड देन अगर आपने अचीव कर लिया फाइनली तो अचीवर बन जाओगे। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ठीक, आई होप कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पे ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना कि मैं बहुत कठिन कॉम्प्लेक्स चीज़ बता रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं बता रहे, सिंपल सी बात है। आप इसको दिमाग में बैठा के रखो, आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है ना, नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स। आगे मूव करते हैं। इंडिया ने होस्ट किया COP14 UNCCD का, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। COP14 UNCCD का होस्ट किया। ठीक है ना, इसमें अडॉप्ट हुआ क्या, दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन में हुआ इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है ना। फिर COP25 हुआ था, कहां पे हुआ था, UNFCCC का हुआ था, कहाँ पे, मैड्रिड स्पेन में, मैड्रिड में हुआ। इसमें हमने क्या बोला, इसमें इंडिया रीटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है। COP25 decisions include efforts for climate change mitigation, adaptation and means of implementation from developed to developing country parties। ठीक है ना। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें अगर हम इंडिया में, तो ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है 24.56% जो है ज्योग्राफिकल एरिया कंट्री का, वो आपका कवर्ड है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से। ठीक है ना। फिर इंटरनेशनल सोलार अलायंस, ये भी न्यूज में था। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात करें, एक्टेड एज एन इनेबलर बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग 30 फेलोशिप्स फ्रॉम मेंबर कंट्रीज। ठीक है। इट इज एक्टिंग, ISA इज एक्टिंग एज अ इनेबलर। क्या क्या इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, 30 फेलोशिप्स फ्रॉम द मेंबर, then it acting as a facilitator by getting the lines of credit from Exim Bank of India and AFD France। AFD France ने इसको दिया लाइन ऑफ क्रेडिट, प्लस Exim Bank of India ने दिया है। ठीक है, तो इससे फैसिलिटेटर का भी काम कर रहा है, देन इंक्यूबेटर का काम कर रहा है। याद रखेगा, ISA इनेबलर, फैसिलिटेटर, इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर, दीज 4 थिंग्स आर अटैच्ड। तो अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अटैच्ड विद ISA,
इट इज एक्टिंग एज एन इनेबलर, फैसिलिटेटर, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर। 1 2 1 2 3 1 2 3 4 नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना, याद रखेगा। तो याद रखेगा इट इज एक्टिंग एज वो इनेबलर, फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कैसे? बाय गेटिंग लाइंस ऑफ क्रेडिट, है ना। इनेबलर कैसे? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग फेलोशिप्स। इंक्यूबेटर कैसे? बाय नर्चरिंग। इंक्यूबेटर कैसे? इंक्यूबेटर कैसे? बाय नर्चरिंग initiatives like solar risk mitigation initiative। ठीक है ना। और एक्सेलरेटर कैसे? by developing tools to aggregate डिमांड फॉर 1000 मेगावाट सोलार एंड 2.7 लाख वाटर पंप्स। याद रखेगा, ठीक है ना। सो दीज आर द 4 थिंग्स विच आर अटैच्ड विद योर ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस के साथ जो जुड़ी हुई चीज है। ठीक है ना, इसको याद रखेगा। ठीक, अब बेसिकली इतना मैंने आपको बता दिया है ना। एंड इसके बाद बस ऐसे दो जो ये मेन चैप्टर्स थे आपके इकोनॉमिक सर्वे के, जो मेन चैप्टर्स थे, जो मेन इश्यूज थे, आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी चैप्टर विद यू, है ना। ये मुझे बताना नहीं था। इकोनॉमिक सर्वे की तो अलग सीरीज हो जाती है लोगों की, मतलब बहुत सारी कोचिंग आपको केवल इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज बताएंगे, उसमें बताएंगे यही सारी चीज़ें। बट ये 6-7 वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक जिस्ट दे दिया है कि आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कॉप फिनोमिना, डेलीवरेजिंग, या जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकते थे, रोल ओवर रिस्क, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने सिखा दिए आपको। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। देखो सीरीज एक बार एंड होने के बाद भी मैं बता रहा हूँ कि मैं कुछ कोशिश आपको देता रहूँगा, रोज डेली में कोशिश करूँगा कुछ अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे लगते हैं, इवन आफ्टर द एंड ऑफ दिस सीरीज मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ये नहीं सोचता हूँ कि यार मैंने सीरीज में तो नहीं बोला है इतना, फिर मैं क्यों करूँ। इकोनॉमिक सर्वे में चाहता तो आपको छोड़ भी सकता था और आपको सिर्फ मैं करंट अफेयर्स पढ़ा करके निकाल देता, बट मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कुछ चीज़ें मुझे बताना मेरा वो बनता है, सो आई विल टेल यू दैट, है ना। अब थोड़ा यहाँ पे हम नॉर्मल करंट अफेयर्स में आते हैं। अब करंट अफेयर्स में टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे, आप एंड समझो, मेन चैप्टर्स हो गए, है ना। 1-2 चैप्टर बचे थे, लेकिन अब उनमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कंटेंट ज़्यादा आपको बताने लायक है। ये मेन चैप्टर्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। इंडियाज अरेबिका आउटपुट। तो अरेबिका एक कॉफ़ी की वैरायटी है एंड इंडिया में जो प्रोडक्शन है इट हैज़ हिट एन ऑल टाइम लो, इट हैज़ हिट एन ऑल टाइम लो। ठीक है ना। कॉफ़ी के बारे में अगर हम बात करें, न्यूज़ आपको बता दी मैंने, इट्स अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन प्लांट। कॉफ़ी इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप। इसके सीड्स जो होते हैं, द सीड्स आर रोस्टेड, ठीक है ना, रोस्टेड किए जाते हैं, देन आर ग्राउंडेड एंड आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बेवरेजेस। 3 वेराइटीज हैं कॉफी की, एक है अरेबिका, दूसरी है रोबस्टा, लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका, ठीक है ना। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, ठीक है ना। इंडियन कॉफी जो है वो गुड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। एंड अरेबिका वेराइटी जो थी वो आई थी कहां से? यमन से। अरेबिका वेराइटी वाज ब्रॉट इनिशियली बाय यमन, यमन से लाई गई थी, ठीक है ना। और इनिशियल जो इसका प्रोडक्शन था वो बाबा बुदान हिल्स में हुआ था। एंड इवन टुडे इट इज कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी। नीलगिरी में ही इसका होता है ज्यादातर, जो आपका केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाला रीजन है, वहां पर ही इसका प्रोडक्शन होता है। तो ये आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं।
ICAR, Indian Council of Agriculture Research. It's an autonomous organization. Autonomous है. Department of Agricultural Research and Education के अंतर्गत आती है. DARE इसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, DARE. ठीक है ना. मिनिस्ट्री कौन सी लगेगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है ना. फॉर्मली इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता था और 1929 में बनी थी. फॉर्मली ये 1929 में बनी थी. फॉर्मली तब इसको इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता था. ठीक है ना. ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं. जीएसपी क्या है? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है. यूएसए का ट्रेड एक्ट जो है, ट्रेड एक्ट 1974 का है. उसके थ्रू इंडिया को फायदा 1976 से इंडिया को फायदा मिल रहा था. अभी रिसेंटली यूएसए ने जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस से इंडिया को हटा दिया. क्या होता है? क्या इसमें ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होता है. अगर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होगा तो इंडियन जो कुछ प्रोडक्ट्स रहेंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स, उनके प्राइजेस जो रहेंगे वो घटे हुए रहेंगे. क्या होगा? ये ड्यूटी नहीं लगेगी तो इंडिया के प्रोडक्ट्स की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी वहां के मार्केट के लिए. तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं दे बिकम कॉम्पिटिटिव. दे बिकम कॉम्पिटिटिव सिंस प्राइजेस डिक्रीज. तो अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी कुछ प्रोडक्ट्स में तो बेसिकली उससे क्या होगा? इंडिया के प्रोडक्ट्स की प्राइसेस डिक्रीज होगी वहाँ पे. और जब प्राइसेस डिक्रीज होगी तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. इस कारण से इंडिया इसको चाहता है कि हमको ये इसका फायदा मिले. नेक्स्ट न्यूज आइटम है वो है ब्लू डॉट नेटवर्क. बेसिकली यूएसए हैज लॉन्च्ड, यूएसए लॉन्च किया है ब्लू डॉट नेटवर्क. यूएसए हैज लॉन्च्ड दिस ब्लू डॉट नेटवर्क which has already taken Japan and Australia on board to encourage private investment in infra project. Encourage infra projects, याद रखिएगा. ठीक है ना. BDN लेकिन it will not offer public funds or loans for the project. ये केवल इंकरेज करेगा बट इट विल नॉट डू दैट. तो इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया दे आर ऑन बोर्ड. ठीक है ना. ये आपको याद रखना है. जापान, ऑस्ट्रेलिया दे आर ऑन बोर्ड. ठीक है. अगला है फिलिप्स कर्व. फिलिप्स कर्व इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट डेवलप्ड बाय A.W. फिलिप्स. A.W. फिलिप्स ने कंसेप्ट बनाया था जिसमें उन्होंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कोरिलेशन किया था. उन्होंने कहा था इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है, वेन एवर देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सिंपल सी बात है, मैंने आपको इन्फ्लेशन में समझाया चीज. इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तो इन्फ्लेशन होगा. इन्फ्लेशन होगा अगर मोर जॉब होगा. अगर मोर जॉब है, मोर जॉब का मतलब क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया. अगर जॉब ज्यादा है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया. तो अगर हम फिलिप्स कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें और एक साइड में इन्फ्लेशन को रखें, एक साइड में अनएम्प्लॉयमेंट को रखें, तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. और जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा. सो ऐसा कोई ग्राफ बनता है. दिस इज योर फिलिप्स कर्व. मोर इन्फ्लेशन, लेस अनएम्प्लॉयमेंट.
and less inflation, then more unemployment. ठीक है ना, इसको याद रखना, ये आपका फिलिप्स कर्व है. ठीक, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं. अगला जो कंसेप्ट है वो है स्टैगफ्लेशन का. दो टर्म से बना है. जब ग्रोथ ना हो रही है लेकिन इन्फ्लेशन हो रहा हो, तो ऐसी जो सिचुएशन है वो आपकी क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है. एंड इस स्टैगफ्लेशन के कारण ही मिजरी इंडेक्स बना. मिजरी इंडेक्स, ठीक है ना. इट इज सिंपल सम ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. जब स्टैगफ्लेशन आता है तो उस समय इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ता रहता है. ठीक है ना, ये एक कंडीशन है, अजीब सी कंडीशन है. ठीक है ना, जो कि फिलिप्स कर्व आपका एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. अगली जो न्यूज है वो है ऑक्सफैम की एक इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है जिसका नाम है टाइम टू केयर, है ना. एंड द रिचेस्ट 1% इन द वर्ल्ड हैव मोर देन डबल द वेल्थ ऑफ 6.9 बिलियन पीपल. केवल रिचेस्ट 1% लोगों के पास डबल से भी ज्यादा वेल्थ है जो कि बाकी 6.9 बिलियन पीपल के पास है. ठीक है ना. वर्ल्ड के रिचेस्ट जो 22 लोग हैं उनके पास ज्यादा मनी है देन ऑल द वुमेन इन अफ्रीका. वुमेन की सारी वुमेन अगर आप मिला दो तो उनसे ज्यादा पैसा तो केवल 22 लोगों के पास है. ठीक है. इसी रिपोर्ट में एक और चीज कही गई है. $1 का जो टैक्स है उसमें 4 सेंट ही ऐसे हैं जो कि आपके टैक्स ऑन वेल्थ से आते हैं. इसी रिपोर्ट में ये चीज भी बोली गई है, याद रखना, है ना. अगली जो न्यूज़ है वो है करवर पोर्ट से रिलेटेड. तो अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने कहा कि सारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं इनको एंड करो. एंड ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द करवर पोर्ट, जो कि आपका कहां पर है? ये आपका बैथकोल रीजन जो है कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका कर्नाटका में ही है. ठीक है ना. तो बेसिकली कोर्ट ने कहा कि स्टॉप ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये आपको याद रखना है. ठीक है. दिस इज व्हाट हैज बीन सेड. करवर पोर्ट भी हो गया. ठीक है. आगे मूव करते हैं. फ्रूट ट्रेन. वैसे मैंने आपको शायद फ्रूट ट्रेन का बताया हुआ कंसेप्ट है ना. अ फ्रूट ट्रेन सेट टू बी द फर्स्ट इन द कंट्री वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है ना. तो याद रखिएगा एक फ्रूट ट्रेन है जो कि कहां से चली है? आपकी तड़ीपत्री से चली है. एंड दैट हैज मूव्ड टुवर्ड्स योर जेएनपीटी मुंबई में है, वहां पर जा रही है. ठीक है ना. अब जो इसमें बनानास जा रहे हैं, जो बनाना जा रहे हैं इसके अंतर्गत, वो जा रहे हैं हैप्पी बनानास के नाम से. ठीक है ना. सो रिमेंबर दैट इसमें जो ब्रांड जा रहा है बनानास का वो कहलाता है हैप्पी बनानास. ठीक है ना. दूसरा आपका इसमें
एक और चीज आ रही है ग्रीन कैवेंडिश, ग्रीन कैवेंडिश, ठीक है, रिमेंबर दैट एज वेल। तड़ीपत्री जो है बेसिकली अनंतपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आता है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। तो फ्रूट ट्रेन जो है आंध्र प्रदेश से मुंबई कह सकते हो आप, वहां से यहां तक चलिए, ठीक है ना, इसको आप याद रखेगा। अगली जो न्यूज है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी है, ठीक है ना, एंड इट इज रिलेटेड टू ट्रेड, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। ठीक है, दूसरी चीज, इट्स अ पब्लिक सेक्टर एजेंसी, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन होना चाहिए इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडस्ट्री। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 31st July 1970 अंडर द कंपनीज एक्ट 56, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इट इज गवर्न्ड बाय टेक्सटाइल पॉलिसी 1985 जो कि इशू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू, ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई होप यू आर क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो है इंडिया ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लिस्ट, ओके। सो इंडिया इज ऑफ द डेवलपिंग कंट्री लिस्ट। तो यूएस गवर्नमेंट ने बेसिकली दे हैव चेंज्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल। किसने चेंज किया? यूएस गवर्नमेंट हैज चेंज्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव रूल बेसिकली, एंड देयरफॉर रूल मेकिंग इट इजियर फॉर इट टू इम्पोज सीवीडीज ऑन गुड्स फ्रॉम इंडिया, ताकि जो सीवीडी है, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज है, वो लग सके इंडिया पे। मैंने आपको न्यूज में बताया है बेसिकली ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने किया है, बेसिकली है पब्लिश्ड नोटिस, एंड उसमें इंडिया को उन्होंने डेवलपिंग कंट्री से हटा दिया है, लिस्ट से, डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट से हटा दिया है, ठीक है ना। एंड क्या होता है बेसिकली, डेवलपिंग कंट्री जो स्टेटस है वो यूएसटीआर मेंटेन करता है कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी डेवलप्ड है, कौन सी लीस्ट डेवलप है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अलाउ किया जाता है, दे आर अलाउड टू एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स टू यूएसए विदाउट बीइंग हिट बाय सीवीडीज, मतलब उनमें सीवीडी नहीं लग सकता, डेवलपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट सीवीडी नहीं लग सकता था। तो इंडिया को उन्होंने डेवलपिंग कंट्री से हटा दिया नाउ, ताकि उनके ऊपर सीवीडी लगा। मैंने आपको पहले बताया था कि एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है? मान लो देयर इज अ प्रोडक्ट एक्स, वो चाइना अपनी कंट्री में बेचता है 5 रुपए का, इंडिया में मान लो सपोज वो बेचने लगता है 2 रुपए का। इसका मतलब क्या है कि दे आर सेलिंग इट एट अ प्राइस लोअर देन व्हाट दे आर सेलिंग इन देयर ओन कंट्री, देन आप यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हो। बट सपोज देयर इज अ प्रोडक्ट एक्स और चाइना वहां पे उसको सब्सिडी दे रहा है, इट इज गिविंग सब्सिडी, दे आर नॉट बाइंग इट एट अ मोर प्राइस और हायर प्राइस, दे आर गिविंग सब्सिडी टू दैट। और इंडिया में क्या आ रहा है, ये प्रोडक्ट सस्ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि चाइना में उसको सब्सिडी मिल रही है। तो जब आप सब्सिडी के अगेंस्ट करते हो, कोई प्यूनिटिव ड्यूटी लगाते हो, तो वो सीवीडी यानी काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहलाती है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड योर एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है, इसको याद रखना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो।